फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को YouTube चैनल साइंस अड्डा पर मैं आपको वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछली क्लासेस से डाइजेस्टिव सिस्टम का 7 क्लासेस हम लोग अभी टॉपिक वाइज देख चुके हैं। आज हम लोग 8वीं टॉपिक यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का फाइनल टॉपिक के बारे में आज हम लोग बातें करेंगे, डिस्कशन करेंगे। अब आज हमारी जो टॉपिक है फ्रेंड्स, वो आज मेरी जो टॉपिक है वो है लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत। फ्रेंड्स, ये कोई बड़ी टॉपिक नहीं है, आज छोटी टॉपिक है, बट हमारे लिए कल भी मैंने बताया था कि मेरे लिए ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक किस तरह से है ये हम चीजें देखेंगे। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि बहुत लोग ऐसे हैं, आज भी उनकी हैबिट है कि वन लाइनर क्वेश्चंस पढ़ने को। आप उसे बोल दो कि 10 पेज रट जाओ, रट जाएंगे। उन्हें बोल दो कि 200 क्वेश्चंस को रट जाओ, रट जाएंगे। लेकिन क्या फ्रेंड्स, आज जो एग्जाम्स लेने का जो पैटर्न है, क्या रटने से हमारा एग्जाम्स निकल पाता है क्या? नहीं। फ्रेंड्स, मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो बुक्स को इस तरह से, वन लाइनर की बात कर रहा हूं, वन लाइनर जो बुक्स हैं उसको इस तरह से रट जाते हैं। आप उनसे पूछ दो कि ये वर्ड कहाँ लिखा हुआ है, ये शब्द कहाँ लिखा हुआ है, तो आपको आंख बंद करके बता देगा कि पेज नंबर 35, पेज नंबर 40 के सेकंड रो में लिखा हुआ है। इतना तक बता देते हैं। फिर भी जब बेचारे वो एग्जाम्स में बैठते हैं तो अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते। इसके पीछे रीजन जानते हैं क्या है? इसके पीछे रीजन है कंसेप्ट, और कंसेप्ट जब तक आपकी क्लियर नहीं होगा फ्रेंड्स, तो हम मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं कर पाते। क्योंकि इसके पीछे रीजन क्या है कि पहले की जो क्वेश्चन था वो टू द पॉइंट था। आप रट के भी, कुछ ऐसी बुक्स है जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ ऐसी बुक्स हैं जिसको रट करके रेलवे ग्रुप या खास करके मैं रेलवे की बात करूं तो वो कह देते थे कि अब तो तुम्हारा एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आज वो रटने के बाद भी हमारा एग्जाम्स क्लियर नहीं हो पा रहे। नो डाउट बहुत अच्छी बुक्स हैं, समझ रहे होंगे आप लोग जिस बुक के नाम मैं बोल रहा हूं जिसके बारे में। तो फ्रेंड्स, आज हमें एग्जाम्स में जो है ना, पहले और आपके एग्जाम्स में क्या फर्क आने लगा कि पहले जो था 10%, 20% प्रेजेंस ऑफ माइंड क्वेश्चन पूछता था, लेकिन आज वही 60 to 80%, 60% से लेके 80% हमारे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड के क्वेश्चंस होते हैं। अब प्रेजेंस ऑफ माइंड की क्वेश्चंस किस तरह की होगी? आप जब क्वेश्चंस को देखोगे तो लगेगा कि मैं इसका आंसर दे दूंगा, लेकिन जब आप ऑप्शन में जाती हो तो लगता है कि इसमें से तो एक नहीं, दो का 2 ऑप्शन सही है, 3 ऑप्शन सही है। लेकिन वहीं आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको चेक करना होगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करना होगा, तब जाकर के आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि साइंस उतनी हार्ड नहीं है जितना आप सोच रहे हो। हाँ, कुछ लोग ऐसे कहते होंगे कि सर आप तो साइंस पढ़ा रहे हो, आपका बैकग्राउंड साइंस है, तो आपके लिए तो आसान लगेगा ही लगेगा। फ्रेंड्स, ऐसा कोई बात नहीं है। आप एक बार सोचना कि अगर मैं पिछली क्लास में लीवर पढ़ाया और मान फील करूं कि लीवर, वो मेरा ही लीवर की बात चल रही है, मेरे ही लीवर की बातें चल रही है, किसी और बुक्स में जो पढ़ रहे हो और अपने अंदर फील करो। आज जैसे मैंने बताया कि मैं लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ाने वाला हूं, बड़ी आंत के बारे में। अरे बड़ी आंत कहीं चांद पे किसी व्यक्ति का नाम नहीं है जिसे मैंने कभी दिखाई नहीं, वो तो बड़ी आंत मेरे अंदर भी है ना, लार्ज इंटेस्टाइन मेरे अंदर भी है ना। मैं उसी लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर रहा हूँ, अपनी लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर रहा हूँ, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर रहा हूँ, किसी और की बड़ी आंतों की बातें नहीं कर रहा हूँ, जो एलियन का नहीं मैं बातें कर रहा हूँ, मैं आपकी ही बात कर रहा हूँ। और आप अपने बारे में ही जब इतनी घबरा जाते हो, अपने बारे में जानने में ही जब इतनी घबरा जाते हो कि साइंस तो बहुत हार्ड है, क्या इंसान अपने बारे में जानना इतना हताश होता है? नो। आपको तो मैं बता दूं कि जितनी ज्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कंसेप्ट की, बेसिक कंसेप्ट जो होते हैं मैं वो छोटी छोटी टॉपिक्स में लेके आ रहा हूं, ताकि अगर मैं आपको 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लासेस जब कंटिन्यू होगी तो उस समय आपको भी लगे कि नहीं, मैं अच्छे से कर रहा हूं या मेरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाह रहा है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं, आज की जो मेरी टॉपिक्स है
वो है लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत। फ्रेंड्स मैं बता दूं बेसिक ही चीज कि जो इसकी जो लेंथ होता है, इसकी जो लंबाई होता है फ्रेंड्स, इसकी होती है 5 मीटर। मैंने कल भी बताया था, आपने देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है आपने 7 मीटर तक देखा। नाम छोटी आंत है लेकिन लेंथ बड़ी है, इसका नाम बड़ी आंत है लेकिन लेंथ क्या है, छोटा है। अब यहां देखना फ्रेंड कि बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वो आपका कितना होता है, 5 मीटर होता है। इसकी जो डायमीटर है, इसकी जो डायमीटर होता है वो 3 सेंटीमीटर होता है। यानी आप आसानी से कह सकते हो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायमीटर होता है उससे बड़ा होता है किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का। यानी छोटी आंत का जो व्यास होगा उससे बड़ा होता है बड़ी आंत का व्यास। तो छोटी आंत का जो हम लोगों ने देखा था कि जो उसकी डायमीटर था 3.5 यानी 2 से ज्यादा था। लेकिन आज हम जो भी बता दें कि लार्ज इंटेस्टाइन की जो व्यास होता है 3 सेंटीमीटर होता है। अब ये कई बार क्वेश्चन से पूछे भी गए हैं कि व्यास ज्यादा होता है, बड़ी आंत का व्यास ज्यादा होता है, छोटी आंत के व्यास ज्यादा होता है। जब क्वेश्चन क्रिएशन करना, जब हम आपको टॉपिक वाइज जब हम सिखाएंगे तब आपको ये क्लियर होता चलेगा। तो बड़ी आंत की व्यास जो होती है वो छोटी आंत के व्यास से ज्यादा होती है। इसकी लेंथ कितना मीटर्स होती है, 5 मीटर लेंथ होती है। अब फ्रेंड यहाँ देखना, कल हमने बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनली फूड का डाइजेशन होता है, यानी छोटी आंत के बाद कहीं और फूड का डाइजेशन नहीं होता है। तो फिर बड़ी आंत में क्या होता है, तो बड़ी आंत में क्या होता है, तो फ्रेंड्स ये भी मैं बता दूं। एक बार क्वेश्चंस पूछा गया कि लार्ज इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन होता है या नहीं होता है, तो नो फ्रेंड्स, लार्ज इंटेस्टाइन में यानी बड़ी आंत में फूड का डाइजेशन नहीं होता है। अगर पूछ दे कि क्यों नहीं होता है तो आप आराम से जवाब दें, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन इसलिए नहीं होता है क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में बड़ी आंत में एंजाइम्स प्रेजेंस नहीं होता है। अगर मैं इतना कह दिए तो आप तो समझ गए होंगे, क्योंकि हमें फूड का डाइजेशन होने के लिए हमें एंजाइम्स की जरूरत होती है, एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। और जब एंजाइम्स यहाँ पर प्रेजेंस नहीं होता है बड़ी आंत में तो फूड का डाइजेशन नहीं होता है। तो अब मन में मेरा ख्याल आता है कि जब फूड का डाइजेशन नहीं होता है तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट भी है, इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है। तो मैं इस पे डिबेट करूंगा कि इसकी फंक्शन क्या है। फ्रेंड्स मैं बता दूं, इसकी मेन जो फंक्शन है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड का डाइजेशन हो जाता है, मैंने कल भी बताया था कि जो लिम्ब है स्मॉल इंटेस्टाइन वो बड़ी आंत से कनेक्ट करती है। यही वो पार्ट है जहाँ ये कनेक्ट करती है। लेकिन फ्रेंड्स पची हुई भोजन में जो डाइजेस्ट फूड होती है, जो डाइजेस्ट हुआ जो फूड होता है उसमें वाटर प्रेजेंस होता है, यानी जल उपस्थित होता है। हिंदी में बात करूं तो जल उपस्थित होता है। और पचे हुए भोजन जब लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है तो पचे हुए भोजन में जो वाटर प्रेजेंस होते हैं उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी अवशोषित कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। यानी आप कह सकते हैं कि ये वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करती है, पची हुई भोजन से जल को अवशोषण करने का काम करती है। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ देखना कि इसकी मेन काम क्या है, ये हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो इसका एक फंक्शन अभी आप लोगों ने जाने कि पचे हुए भोजन में उपस्थित जल को ये क्या करती है, अवशोषण करती है। दूसरा इसका काम क्या है कि पचे हुए जो भोजन होते हैं वो उसको ये स्टोर कर लेता है। जब स्टोर हो जाता है तो गुर्दा के जरिए हमारा मल मूत्र के रूप में बाहर निकल जाती है। मल मूत्र के रूप में क्या होता है, बॉडी से रिलीज हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये पची हुई भोजन को स्टोर करने का भी काम करता है, पची हुई भोजन में उपस्थित वाटर को ये अवशोषण करने का भी काम करता है। अब यहाँ ध्यान से देखना फ्रेंड्स, अब यहाँ देखना है कि जो बड़ी आंत होता है ना, इसकी 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है। आप देख सकते हो कि पहली जो पार्ट होती है क्लोन होता है, दूसरी जो पार्ट होती है आपको कैटकुम होता है, और तीसरी पार्ट जो है आपका रेक्टम होता है। कौन होता है फ्रेंड्स,
आपको मैं बता दूं कौन कौन है, कैकुम है, क्लोन है, रेक्टम है, ये 3 पार्ट्स होते हैं। हम सब करके डिबेट करेंगे, अच्छे से डिबेट, इस पे हम बातें करेंगे, डिस्कशन करेंगे। बट फिलहाल हम इतना जाने कि हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स है वो 3 है, क्लोन है, कैकुम है, रेक्टम है। आप किधर से भी नाम ले लो, रेक्टम, कैकुम, क्लोन, आप जिधर से काउंट करना चाहते हो काउंट कर सकते हो, आपके जिस तरह से शुरू करेंगे। अब मैं यहाँ बता दूं कि अभी हमने कुछ देर पहले बोला कि बचे हुए जो फूड होते हैं, जो बची हुई जो भोजन होता है, उसमें प्रेजेंस यानी उपस्थित वाटर को ये क्या करता है, अवशोषण करता है। ये तो ऑल ओवर क्वेश्चन पे बनेगा। लेकिन अगर एग्जामिनर ये पूछते फ्रेंड्स कि बचे हुए भोजन में उपस्थित जल का अवशोषण सबसे ज्यादा लार्ज इंटेस्टाइन के किस पार्ट में होती है, यानी बड़ी आंत के किस भाग में होती है, यानी हिंदी में मैं बात करूं तो आप कह सकते हैं कि बची हुई भोजन में उपस्थित वाटर का सबसे ज्यादा अवशोषण बड़ी आंत के किस भाग में होती है। तो आप एकदम आंख बंद करके मारना फ्रेंड्स, कौन सी भाग में होती है, क्लोन वाले भाग में होती है। किस भाग में होती है, क्लोन वाले भाग में। होने के लिए तो कैकुम में भी होता है, रेक्टम में भी होता है, क्लोन में भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा किस पार्ट में होता है, क्लोन वाले पार्ट में होता है। क्लोन वाले भाग में बचे हुए भोजन में उपस्थित जलों का अवशोषण सबसे ज्यादा होता है। अब यहाँ ध्यान से देखना फ्रेंड्स, आप जो ये क्लोन वाला जो एरिया देख रहे हो, ये जो क्लोन वाला जो एरिया देख रहे हो, यहाँ पर सम बैक्टीरिया प्रेजेंस होते हैं, जिसको हिंदी में अगर मैं बात करूं तो सहजीवी, जिसको हिंदी में कहते हैं, कुछ सहजीवी यानी बैक्टीरिया। आप ये जो देख रहे हो, ये जो पार्ट देख रहे हो, इस पार्ट में बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरिया होती है। आप प्रेजेंस यहाँ ध्यान से देखना। अब मन में लगता है कि हाँ बैक्टीरिया होती है, अब डरो मत, रियलिटी है, ये सच है कि इस पार्ट में सम इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया प्रेजेंस होती है। यानी क्लोन वाला जो भाग है, हिंदी में इसको पेट भी कहते हैं, इस भाग में कुछ महत्वपूर्ण सहजीवी होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। अब यहाँ पर देखना है कि बैक्टीरिया होता है, ये तो हमारे शरीर के लिए बहुत हार्मफुल है, हानिकारक है। नो फ्रेंड्स, अगर ये बैक्टीरिया ना हो तब हमारे लिए हार्मफुल होने लगेगा। अगर आवश्यकता से ज्यादा अगर बैक्टीरिया हो जाए तो भी हार्मफुल है, अगर आवश्यकता से कम हो तो भी हमारे लिए हार्मफुल है। अगर नॉर्मल क्वांटिटी में, मात्रा में अगर बैक्टीरिया हो तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। कैसी अच्छी बात है, मैं फ्रेंड्स बता दूं कि जो क्लोन वाले पार्ट में जो सम इंपॉर्टेंट जो बैक्टीरिया जो प्रेजेंस होती है, ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन, यानी मैं क्या कहूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन यानी सबसे महत्वपूर्ण विटामिन का फॉर्मेशन करती है। अच्छा, वो कौन कौन सी विटामिन है मैं आपको बता रहा हूं। आपको B6, B12, E एंड K जैसे इंपॉर्टेंट विटामिन का फॉर्मेशन करते हैं। आप देख सकते हो B6, B12, E एंड K जैसे विटामिन का फॉर्मेशन करता है। आपको ये भी क्वेश्चंस पूछेगा, क्योंकि थियोरिकल क्वेश्चंस जब होंगे, मेंस लेवल का क्वेश्चंस होते हैं, तो वहां पर ये डिस्कशन वहां पर ये पूछता है कि लार्ज इंटेस्टाइन के किस पार्ट में B6, B12, E एंड K जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन का फॉर्मेशन होता है। तो आप बता सकते हो कि किस भाग में होती है। तो क्लोन वाला जो एरिया है, क्लोन वाला एरिया में ही हमारे बॉडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन का फॉर्मेशन होती है। आप भी जानते हो कि जितने भी आप विटामिन देख रहे हो, सारे के सारे विटामिन हमारे ब्लड में, सारे के सारे जो विटामिन हैं ये क्या है, ब्लड में। अब इसकी बहुत बड़ा इफेक्टेड है कि अगर इस विटामिन नहीं हो, अगर ये विटामिन नहीं हो तो क्या होगा। आपने हाल फिलहाल में सुना फ्रेंड्स, हमारे देश की एक अच्छा एक्टर, आज मुझे बहुत बड़ा दुख के साथ करना पड़ता है, हर हिंदुस्तानियों की आंख में आंसू आ जाती है उस एक्टर का, सुशांत सिंह राजपूत का नाम सुना होगा, कि पिछले 6 महीने से डिप्रेशन में चल रहे थे। तो फ्रेंड्स मैं बताऊं, और वो डिप्रेशन के लिए इलाज भी चल रहा था। तो फ्रेंड्स यही B12 है। अगर किसी व्यक्ति में B12 की अगर कमी हो जाए ना,
तो वो डिप्रेशन का शिकार होने लगता है, डिप्रेशन का शिकार होता है। मैं बताऊंगा कि कैसे, किस तरह से। तो B12 के कमी के कारण, आप विटामिन डी की कमी के कारण समझ ही रहे हो, B6 के बारे में समझ रहे हो, BE के बारे में समझ रहे हो। अगर नहीं भी समझ रहे हो तो मैं एक एक बताऊंगा कि अगर हमारे ये विटामिन का फॉर्मेशन अगर नहीं हुआ हमारे बॉडी के अंदर तो क्या इफेक्ट पड़ सकता है, हमारे कितना नुकसान हो सकता है, वो सारी चीजों के बारे में मैं एक एक करके बातें करूंगा। तो फ्रेंड्स, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप जिस कॉमन पार्ट की बातें कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट बात इन एरिया प्रेजेंस। इस एरिया में बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया प्रेजेंस होती है जो हमारे बॉडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन B6, B12, E एंड K जैसे का क्या करता है फ्रेंड्स, ये फॉर्मेशन करता है। दूसरी बात अब यहां देखना फ्रेंड्स, आप जो ये देख रहे हो, ठीक कैटकोम के नीचे वाले जो पार्ट देख रहे हो, नीचे वाले, इसे अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स के बारे में सब लोग जानते हैं, अपेंडिक्स के बारे में सब लोग जानते हैं। फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि अपेंडिक्स सबों का होता है, बट अपेंडिक्स कभी कभी ऑपरेशन करके उसे निकालना भी पड़ जाता है, क्योंकि जब वो इन्फेक्ट हो जाता है, जब वो संक्रमण हो जाता है उसमें, तो इसे काट के निकाल दिया जाता है। संक्रमण सेंस होता क्या है कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन से जब फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है तो उसी समय फूड का एक छोटा सा भी पार्टिकल्स की मैं बात करूँ, छोटा सा कण की भी बात करूँ, तो वो इसमें चिपक जाता है, और चिपकने के कारण क्या होता है कि वो जख्म बना लेता है, और जख्म होने के बाद, अब जब जख्म होगा तो पेन होगा, स्वेलिंग होगी, यानी फूलना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे वो जो सेल्स होती है डैमेज होना, मतलब सड़ना जिसको कहते हो। कभी कभी आपने कहते, डॉक्टर कहता है ये तो भी फटने वाला था, अगर फट जाता तो डेथ हो जाता। हाँ, क्योंकि ये वाइगन बन जाता है, जिसकी वजह से डेथ होने का भी चांसेस होता है, और आसानी से डॉक्टर इसे काट करके क्या करता है, निकाल देता है। अब यहाँ पर ये बात जानना है कि क्या सर अगर अपेंडिक्स काट के निकाल दिया तो कोई प्रॉब्लम होता है क्या? नो, प्रॉब्लम नहीं हो सकता। प्रॉब्लम क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जो अपेंडिक्स जो ऑर्गन्स है फ्रेंड्स, ये आपको वेस्टिगियल ऑर्गन्स होते हैं। अगर मैंने वेस्टिगियल्स ऑर्गन्स की मैं बातें कर रहा हूं, इसको हिंदी में कहते हैं अवशेषी अंग। अवशेषी अंग का मतलब होता है जिसके शरीर में कोई काम नहीं। इसके अलावा भी हमारे बॉडी में ऐसे वेजिटेबल ऑर्गन्स हैं, अवशेषी अंग हैं। जैसे मैं बात करूं नेल क्या है? अवशेषी अंग। हमारा जो हेयर है ये क्या है? अवशेषी अंग। हमारा अपेंडिक्स क्या है? अवशेषी अंग है, यानी वेजिटेबल ऑर्गन्स है। अगर आपसे पूछे कि हमारा लीवर किस तरह के अंग है, ऑर्गन्स है, हमारा हेयर किस तरह का है, नेल कैसा है, तो हमारे शरीर में कुछ ऐसे भी ऑर्गन्स हैं जो वेस्टिगल है, यानी अवशेषी है, जिसका शरीर में कोई काम नहीं है। हाँ, आज भले काम नहीं है, लेकिन जब हम आदि मानव की बातें करूं, मैं थोड़ा सा इसमें समझा दे रहा हूं। जब आदि मानव आज से पिछले साल नहीं सॉरी, मैं बहुत पीछे जाऊं, हजारों वर्ष पीछे जाऊं, जब इंसान ने रोटी चावल नहीं लेता था, प्लांट ट्री ये सबसे पत्तियां तोड़ के भी खाता था, तो फ्रेंड्स होता क्या था कि जब वो पत्तियां डायरेक्ट लेता था तो उसमें लिम्फ होता था, और वो लिम्फ को डाइजेस्ट करने का काम कौन करता था? अपेंडिक्स करता था। लेकिन आज हम लोग 99% जो अगर हम फूड लेते हैं वो हम उसे पका के लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि पालक का साग हमें खाना है, तो उसे क्या करते हो आप? उसे पकाते, और पकाने के बाद देखना उसका लिम्फ खत्म हो जाता है, देखना कलर डिस्कलर हो जाती है, कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है, ग्रीनिंग होता है, अलग चेंज हो जाता है, क्योंकि लिम्फ उस समय खत्म हो जाता है उसे गर्म करने के बाद या पकाने के बाद। तो ये सारी चीजें हैं, इस पर भी हम डिबेट करेंगे लॉन्ग पे कि हाँ क्या है, क्या इससे हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी क्वेश्चन था, तो आप बताएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड का स्टोर कहाँ होती है? हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में होती है।
आप बताना लार्ज इंटेस्टाइन की हमारा लेंथ कितनी होती है, 5 मीटर होती है, डायमीटर कितनी होती है, 3 सेंटीमीटर होती है, इसमें कितने पार्ट्स होते हैं, कौन पार्ट्स में कैसी बैक्टीरिया होती है, वो बैक्टीरिया का काम क्या होता है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का हमारा फंक्शन क्या है। तो मेन फंक्शन है हमारा पची हुई भोजन में उपस्थित वाटर को अवशोषण करना, एब्जॉर्ब करना। हाँ, ये बात को कैसे कहें कि पची हुई भोजन से एब्जॉर्ब कर लेता है, मैं एग्जांपल दे देता हूं कि जिस दिन आपका लार्ज इंटेस्टाइन छुट्टी पे है, इसे माइंड मत करना, जिस दिन लार्ज इंटेस्टाइन आपकी छुट्टी पे है तो सोच लेना कि उस दिन आप लूज मोशन का शिकार हो जाओगे। लूज मोशन का शिकार होना मतलब हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में पची हुई भोजन में उपस्थित जो वाटर होता है उसको अवशोषण नहीं हो पा रहा है, जिसे लूज मोशन का शिकार करना पड़ा। लूज मोशन का कई कारण है, कई प्रॉब्लम्स के कारण ऐसा होता है, सारे प्रॉब्लम्स पे हम लोग बातें करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत छोटी टॉपिक्स थी, आखिरी टॉपिक्स थी डाइजेस्टिव सिस्टम का, पाचन तंत्र का, ये आखिरी ये टॉपिक था। आज मैंने छोटा सा डिबेट किया। नेक्स्ट क्लास जब हम स्टार्ट करेंगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे। कल जो क्लासेस बनेगी रेस्पिरेटरी, वो थोड़ी लॉन्ग होगा, 45 मिनट का होगा या 1 घंटे का भी क्लास होगा। मैं सोच रहा हूँ कि 30+ ही मैं आप करूँ क्लासेस को। तो फ्रेंड्स, आप साइंस को साइंस नहीं बल्कि आराम से, अब हम आपको प्रैक्टिस सेट पढ़वाना शुरू करेंगे। आपको एक आध क्लास के बाद हम आपका प्रैक्टिस सेट कराना शुरू करेंगे कि जितनी भी टॉपिक्स पढ़ रहे हो इसको क्रिएशन किया जाता है, कैसे क्रिएशन करके हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। हम आपको प्रीवियस जो पेपर में पूछे गए जो क्वेश्चंस है, चाहे वो सीजीएल हो, सीटेट हो, टेट हो, चाहे वो एसआई का क्वेश्चन हो, एससीसी का क्वेश्चन हो, पीसीएस का क्वेश्चन हो, हम 2-4 क्वेश्चन यूपीएससी लेवल पे भी लाएंगे ताकि उस पर हम लोग सोच सकें और डिस्कशन कर सकें। थैंक्स क्लास, अगर आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर करना। थैंक्स।